लाइट्स का जो बचा कुचा है वो कुछ हम आज पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे आज। तो देखिए प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, कल थोड़ा उसका डिस्कशन ज़्यादा नहीं हुआ था। तो जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर तो आपको पता है कि वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन लैटरली इन्वर्टेड बनता है। नॉर्मल इमेज क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट, इसका लैटरली इन्वर्टेड बनता है। जो इमेज का जो साइज है एग्जैक्ट सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का, देखे होंगे आप दर्पण में देखते हैं। तो जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होता है, जितना ऑब्जेक्ट दूरी पे है उतना इमेज भी आपका दूरी पे दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर के u स्पीड के तरफ ऐसे जाएगा तो आपका इमेज जो है वो जो है मतलब आप 2u स्पीड से जाएगा। मतलब हम अगर u स्पीड से जाएंगे तो वो 2u स्पीड से पीछे दे जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, दूर जाए चाहे नज़दीक जाए, प्लेन मिरर के जितना स्पीड से हम जाएंगे उसके दुगुना स्पीड से इमेज जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, इंसिडेंट रे फिक्स रखेंगे, जो हम रे है जा रहा है फिक्स, लेकिन मिरर को हम थोड़ा सा ऐसे कर दिए तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। तो ये हम कल क्वेश्चन में भी देखे थे, है ना। हाँ, तो अगर हम मिरर को रोटेट किए हैं तो आपको रोटेट करने से नहीं होगा। आपका स्पीड u है तो स्पीड 2u हो जाएगा इमेज का, लेकिन आप रोटेट नहीं, मिरर को रोटेट करेंगे थीटा से तो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन आई क्या है। ह्यूमन आई जो है एक कैमरा की तरह काम करता है। आई बॉल जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, जिसका डाया होता है 2.3 सेंटीमीटर। एग्जाम में आता है। क्या सेम नहीं होगा, होगा ना। मिरर को रोटेट किए हैं, इंसिडेंट रे को तो फिक्स से रखा हुआ है, लेकिन इंसिडेंट रे फिक्स है तो फिर एंगल दूसरा बन जाएगा ना, एंगल आई नहीं, आई इक्वल टू आर ही होगा। रे फिक्स है, ये थीटा एंगल से होगा तो 2 थीटा रोटेट होगा, लेकिन आई इक्वल टू आर आएगा। वो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा, एंगल थोड़ी बदलेगा। जैसे ये हम फिक्स कर दिए इंसिडेंट रे, और मिरर को तो रोटेट करेंगे तो ये भी तो 2 थीटा बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो जो इमेज का जो डिस्टेंस है, जो साइज ऑफ इमेज है, सॉरी तो हो गया ना। नेक्स्ट, ह्यूमन आई का जो आई बॉल का डाया है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। ये विंडो की तरह काम करता है लाइट के लिए, इसी से लाइट आपके आँख में जाएगा कॉर्निया से। कॉर्निया ख़राब होता है तो कैटरैक्ट हो जाता है, बूढ़े लोग में ज़्यादा होता है। कॉर्निया के पीछे एक आइरिस होता है, वाइट कलर का बताए थे, जिसमें सेंटर में होल होता है, उस होल को प्यूपिल बोलते हैं, ब्लैक कलर वाला, ठीक है। तो जो आइरिस का काम है वही कल पढ़े थे हम लोग, कितना अमाउंट जो रेगुलेट करेगा, मतलब अंधेरा से उजाला में जाए, उजाला से अंधेरा में जाए, वो एडजस्ट करेगा अपने आप को, ठीक है। तो जो लाइट इंटर कर रहा है उसको अपना प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके वो आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है हाई है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर लो है तो प्यूपिल रिलैक्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके हिसाब से ये आपको एडजस्ट करेगा। प्यूपिल के नीचे क्या होता है, एक लेंस रहता है जिसको हम लोग आई का लेंस बोलते हैं। तो पहले हमारा क्या मिला, पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आइरिस, आइरिस के वो सेंटर पार्ट में प्यूपिल, और प्यूपिल के पीछे लेंस, वो कन्वेक्स लेंस होगा। नेक्स्ट, फिर सिलियरी मसल्स उसको सपोर्ट किए रहता है लेंस को। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, हमारे फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। कल क्वेश्चन में आया था ना। तो जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगा तो आई लेंस हमारा पतला हो जाएगा, इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक। तो सिलियरी मसल्स अगर रिलैक्स है तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। कन्वर्जिंग पावर आपका घट जाएगा, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स अगर टेंस है तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा। फोकल लेंथ घटेगा तो आपका कन्वर्जिंग पावर तो बढ़ेगा ही, ठीक है ना। तो जब आई लेंस के पीछे एक स्क्रीन होता है जिसको रेटिना होता है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, देखे थे कल। तो रेटिना में लाइट सेंसिटिव 2 चीज़ होता है, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करता है, और कोन्स जो है कलर ऑफ द लाइट पर रिस्पॉन्ड करता है। आईलिड के मतलब जो ह्यूमन आई के जो है वो क्या काम करता है, शटर की तरह काम करता है। ये पपनी बाल जो होता है आईलिड, तो आईलिड क्या है, शटर की तरह काम करता है कैमरा में, बंद खोल बंद करेंगे तो आपका कैमरा काम नहीं करेगा। तो जो इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है वो रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक ही रहता है,
ठीक है ना। मतलब आप ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर दिए फिर भी 1/16 सेकेंड तक वहाँ रहता है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस बोले तो ऑब्जेक्ट हटा दिए फिर भी कुछ कुछ रहा, ठीक। तो कलर ब्लाइंडनेस कब होता है, जब पर्सन जो है कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर जाता है। ये इनहेरिटेंस रहता है, जन्मजात होगा, अचानक से नहीं होगा, ठीक है, पेरेंट्स से आएगा। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट वेव जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस भी सेम है। फेज डिफरेंस मतलब कितना एंगल से वो डेविएट हुआ, तो फेज डिफरेंस भी सेम है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके जो रिजल्टेंट बनेगा, जो सुपर इम्पोजिशन होगा, वो दोनों इंडिविजुअल से अलग होगा, दोनों इंडिविजुअल के सम से अलग होगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट में सुपर इम्पोजिशन करने के बाद, इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब दो चीज़ को जोड़े या दोनों के बाद इंडिविजुअली जोड़े तो रिजल्टेंट आ जाना चाहिए था ना, वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो नहीं आएगा कब, जब फ्रिक्वेंसी सेम हो और फेज सेम हो और सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो इंटेंसिटी आपका सेम नहीं आएगा, माने टोटल I = I1 + I2 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ इंटेंसिटी में, इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में मतलब बढ़ गया और डिस्ट्रक्टिव बोले तो घट गया इंटेंसिटी, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जब बीम ऑफ लाइट चाहे वेव वो फैल गया, ठीक है, स्प्रेड हो गया। क्यों स्प्रेड हो गया, नैरो ओपनिंग, चाहे वो खोल दो, नैरो ओपनिंग कहीं था कहीं, या फिर एज में कहीं कुछ होल था, तो वो मतलब उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ से कुछ जा रहा था लाइट और अचानक से कहीं एक और जगह लाइट खोल दिया, कहीं गैप हो गया, तो वहाँ से भी निकल जाएगा, तो वो डिफ्रैक्ट हो गया। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, ये फेनोमेना होता है कि प्रूफ करता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। पोलराइजेशन एक ऐसा फेनोमेना है जो वाइब्रेशन ऑफ लाइट जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलर होगा प्रोपगेशन ऑफ वेव के, यही रोक के रखता है। पोलराइजेशन की वजह से ही वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो विजिबल इफेक्ट जो लाइट का होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। जो हमारा लाइट दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिख रहा है। पोलराइजेशन की वजह से हमारा ट्रांसवर्स वेव है लाइट का, मतलब लाइट का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही सिर्फ हो पा रहा है, पैरेलल में नहीं होने दे रहा है वो। नेक्स्ट, कैटरेक्ट क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट जिसमें कि वाइट मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगा और कॉर्निया में ही होगा। ये बताए थे कॉर्निया में होता है। ये पर्सन को मतलब पावर ऑफ विजन हो जाएगा, मतलब झिल्ली टाइप बन जाएगा कॉर्निया में, वो या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली। तो ये डिफेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्जरी कराते हैं, बोलते हैं ना मोतियाबिंद, हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। तो ये मोतियाबिंद है, ये इसमें कॉर्निया में कुछ थोड़ा सा क्या हो गया है, वाइट मेम्ब्रेन डेवलप हो गया है। तो दो टाइप ऑफ विजन होता है रेटिना में, इसको रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं। तो रॉड्स जो है इंटेंसिटी करता है, कोन्स जो है कलर करता है, आपको पता है। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा बना रहता है, कन्वेक्स लेंस का, जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है मतलब इनलार्ज रहेगा, मतलब बड़ा दिखेगा इमेज। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस रहता है, दोनों का एक्सिस सेम रहेगा। वो एक हॉलो ट्यूब में फिक्स रहेगा। जो लेंस ऑब्जेक्ट फेस कर रहा है उसको आई ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, जो लेंस आई के तरफ है वो आई पीस होगा। टेलीस्कोप भी सेम है, दो कन्वेक्स लेंस होगा, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है जो हमको दूर का बॉडी को देखने के लिए होता है, ठीक है। ये भी हॉलो ट्यूब में दोनों कोएक्सियली प्लेस्ड रहेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर इसमें ज़्यादा रहेगा टेलीस्कोप में, ताकि रे जो है इजीली हम कलेक्ट कर सके। ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अपर्चर जानते हैं ना, ऐसा वाला हाइट। रेनबो आप पढ़े थे, रेनबो जो है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट से होता था, वाटर ड्रॉपलेट से। तो प्राइमरी रेनबो जो होगा उसमें कितना रिफ्लेक्शन होता था, फिगर देखे थे ना, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर एक बार बाहर निकल के भी रिफ्लेक्शन होता है, अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो दो रिफ्लेक्शन और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सेकेंडरी रेनबो होगा, उसमें भी दो, लेकिन इसमें दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब अंदर में दो बार ऐसे टकरा के बाहर निकलेगा।
हाँ, सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो में मतलब तुम्हारा जो रेड लाइट है वो नीचे रहेगा, फाइनल जो बनेगा सन के अपोजिट, लेकिन सेकेंडरी रेनबो में रेड लाइट ही ऊपर रहेगा। देखो दोनों को हम दिखाते हैं। देखिए तो ये कौन सा रेनबो है? ये प्राइमरी रेनबो है। क्यों? क्योंकि सनलाइट एक बार यहाँ आके रिफ्रैक्शन किया, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो 2 रिफ्रैक्शन ये और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक। अगर ऐसा 2 हो जाए, ऐसा बनावट रहे कि यहाँ से टकरा के फिर ऐसे टकराया फिर यहाँ से निकले, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी रेनबो। तो वैसे केस में क्या है, यहाँ पे देखिए रेड नीचे है, जनरली क्या होता है रेड ऊपर रहता है, लेकिन प्राइमरी रेनबो में रेड नीचे है, लेकिन सेकेंडरी रेनबो में फिर टकरा करके उल्टा हो जाएगा ये, है ना, तो उसके सेकेंडरी रेनबो में रेड ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यही समझाना था। तो प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो समझ गए। थ्योरी ऑफ कलर्स, कलर्स जो होता है, जो हम सेंसेशन परसीव करता है रॉड्स, है ना, रॉड्स एंड कोन्स जानते हैं ना। तो प्राइमरी कलर कौन सा कलर होगा? जो हम लोग ब्लू ग्रीन और रेड है हमारा, कल क्वेश्चन पढ़े थे, ब्लू ग्रीन और रेड हमारा प्राइमरी कलर्स है, क्योंकि सारा कलर जो है ये यही प्रॉपर प्रोपोर्शन से मिलके बनता है और यही हम लोग परसीव करते हैं, रॉड्स हमारा यही परसीव करता है। अब जो हमारा कलर आसानी से बिना मेहनत का जो पहचान ले, ब्लू ग्रीन और रेड। नेक्स्ट बड़ा कीजिए इसको। हाँ, प्राइमरी रेनबो में एक ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, सेकेंडरी रेनबो में अंदर 2 बार होगा, जो ऐसे बन के फिर रिफ्लेक्ट किया ना। हाँ, प्राइमरी में, सेकेंडरी में 2 बार होगा अंदर, मतलब ड्रॉपलेट के अंदर ही 2 बार घूमेगा, उसके बाद बाहर निकलेगा, रिफ्लेक्ट होता है। जब 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करके कुछ नया कलर बनाए, ठीक है, तो सेकेंडरी कलर में भी 3 कलर है, येलो, मैजेंटा और सियान। कल क्वेश्चन आया था इस पर। तो जब 3 सेकेंडरी कलर मिक्स करते हैं तो वाइट कलर मिल जाएगा। तो ये तीनों को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? वाइट कलर मिलेगा। लेकिन अब पढ़िए प्राइमरी कलर कैसे कैसे मिलेगा। रेड, ग्रीन और ब्लू, ये कौन सा कलर है? प्राइमरी कलर। और हमारा मैजेंटा, सियान और ये कौन सा है? येलो। तो रेड और ग्रीन मिलाइएगा तो येलो मिलेगा, रेड और ब्लू मिलाइएगा तो मैजेंटा मिलेगा, और ब्लू और ग्रीन मिलाइएगा तो सियान मिलेगा। रेड और प्लस ग्रीन क्या है? येलो। रेड प्लस ब्लू क्या है? मैजेंटा। ग्रीन प्लस ब्लू क्या है? सियान। और फिर ग्रीन प्लस मैजेंटा अगर होगा, ग्रीन प्लस मैजेंटा तो वाइट लाइट। ठीक, रेड प्लस सियान क्या होगा? रेड और सियान वाइट लाइट। ब्लू और सियान, ये वाला कौन था? येलो, वाइट लाइट। समझ में आ रहा है? ये येलो है, तो ये फिगर माइंड में बना लीजिए, ठीक है। रेड ग्रीन वाला येलो बना दीजिएगा, RGY बना दीजिएगा। ऐसे भी रेड ग्रीन येलो ही बनाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारा रेलवे में रेड ग्रीन और येलो लाइट रहता है, तो ये वाला बना लीजिएगा। और ये प्राइमरी कलर तो आपको पता है कि रेड, ब्लू और ग्रीन है, तो ब्लू के साथ मैजेंटा बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू मैजेंटा से मैच करता है कलर। तो उसके बाद ये सियान बच गया, ऑटोमेटिक कुछ भी कोई भी घुमा के पूछेगा तो अभी देख लीजिएगा क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कोई भी 2 कलर जो है ऐड करके हम लोग वाइट लाइट बना रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अगर तीनों मिला रहे हैं, ये और ये तीनों मिला के वाइट हुआ, कोई भी 2 कलर से वाइट बन गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा कलर टीवी में तीनों प्राइमरी कलर यूज होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, RBG। अब रिफ्रैक्शन से क्या क्या कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़ लीजिए, कुछ कुछ हमेशा पूछते रहता है। जो लीनियर ऑब्जेक्ट बेंड करा, जब उसको लिक्विड में डाले तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। स्टार का ट्विंकलिंग रिफ्रैक्शन की वजह से। जो सन का ओवल शेप है, एक्चुअल वो मॉर्निंग और इवनिंग में ओवल दिखता है सन, रिफ्रैक्शन की वजह से। ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में, जब हम लोग रेयर मीडियम से देखेंगे तो थोड़ा सा स्मॉलर डिस्टेंस पे दिखाई देगा, रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर रिफ्रैक्शन की वजह से रिवर जो है हल्का कम गहरा दिखता है, एक्चुअली में ज़्यादा गहरा होता है। क्वाइन जो होता है अगर पानी से भीगा हुआ है तो थोड़ा सा रेस्ड दिखेगा, खड़ा दिखेगा और छोटा दिखेगा, है ना। कल क्वेश्चन भी आया था। पेंसिल भी हमारा टूटा हुआ पेंसिल दिखेगा, तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से है। सनसेट और सनराइज में रिफ्रैक्शन की वजह से जो है हॉरिजॉन से ऊपर दिखेगा, जबकि हॉरिजॉन से नीचे रहता है।
तो हॉरिजॉन से ऊपर किसकी वजह से दिख रहा है? सनसेट और सनराइज में रिफ्रैक्शन की वजह से। हमारा डे का जो ड्यूरेशन है वो एक्चुअली 4 मिनट 5 मिनट बढ़ जाता है। ये किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। पेपर पे जो हम कुछ लिखते हैं वो हमको उठा उठा दिखेगा, अगर उसमें ग्लास से देखेंगे तो। पेपर के ऊपर ग्लास रख दिए तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट कलर में मैक्सिमम होता है और रेड कलर में मिनिमम होता है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। तो स्नेल्स लॉ में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम किस में होता है? वायलेट कलर में, और मिनिमम किस में होता है? रेड में। मतलब वेवलेंथ के इन्वर्सली है ये, है ना, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा तो उसमें कम होता है। इसमें डेंसर मीडियम तो वायलेट ज़्यादा होगा, डेंसर क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो डेंसर। उसको मीडियम से मतलब नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, वेवलेंथ से पकड़िएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाएगा, ये भी पूछेगा एग्जाम में। क्रिटिकल एंगल आपको पढ़े थे, क्रिटिकल एंगल क्या पढ़े थे हम लोग? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ऐसा हो जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, है ना, उससे ज़्यादा होने पे TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या क्या होता है ये पढ़िए। डेजर्ट में हमारा मिराज है, ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो TIR हो जाता है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर TIR एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कल फिगर दिखाए थे ना, दिखाना है फिगर। क्या होता है? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड चमकता किससे है? TIR से। मिराज TIR, लूमिंग TIR, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, पानी में जो बबल होता है वो चमकता है TIR की वजह से। सन का जो विजिबिलिटी है का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा देर तक दिखाई देता है, 8 मिनट एक्स्ट्रा। 4 मिनट दिखाया, वो 4 मिनट अलग है, 4 मिनट ड्यूरेशन ऑफ डे है, ये 8 मिनट पहले और 8 मिनट बाद। तो ड्यूरेशन ऑफ सन्स का विजिबिलिटी एक्स्ट्रा जो वो है। शाइनिंग ऑफ स्मोक बॉल और मेटल बॉल जो है जिसपे लैंप पड़ता है जब पानी में डालते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर, ये सब TIR की वजह से, ठीक है। तो स्मोक बॉल देखें हैं कभी? मेटल बॉल, स्मोक बॉल चमकता है वो पानी में डालने पे। हाँ, वो लैंप के ऊपर बॉल लगा देता है, जो लैंप लाइट में पढ़े हैं। हाँ, छोटा सा वही। नेक्स्ट, लाइट का जो वेलोसिटी है किस में ज़्यादा होगा? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। लाइट जो है 8 मिनट 19 सेकेंड 499 सेकेंड जो लेता है सन से अर्थ आने में। तो लाइट जो होता है मून से कितना लेता है? 1.28 सेकेंड लेता है अर्थ पहुंचने में। सन से 499 सेकेंड और मून से 1.28 सेकेंड। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अभी पढ़े, वेवलेंथ से उल्टा होगा ना, अभी बताए ना, क्योंकि वेवलेंथ रेड लाइट का क्या होता है? रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तो वेवलेंथ के उल्टा होगा ना। वेवलेंथ बढ़ेगा तो घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो घट जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो घट जाएगा, तो ध्यान रखना ये बात। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब, 1 नंबरिया। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर में फुल इमेज देखना है तो पर्सन को कम से कम आधा हाइट तक मिरर जरूरत है। कल आया था ना क्वेश्चन, तो पर्सन को आधा हाइट तक मिरर रहेगा तो उस आदमी का पूरा इमेज दिखाई दे देगा। आधा हाइट से ऊपर जो भी हो, आधा हाइट तक रहा तो उसको इमेज दिखाई देगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है 2 प्लेन मिरर के बीच में? अगर इंक्लाइंड है, पैरेलल है तो इन्फिनिटी, लेकिन अगर इंक्लाइंड है तो 360/θ-1। 2 मिरर पैरेलल है तो इन्फिनिटी इमेज बनेगा, लेकिन एंगल बना रहा है आपस में तो 360/θ-1 बनेगा। अब जितना एंगल बना दे उसको फॉर्मूला में डालिए, निकाल दीजिए नंबर ऑफ मिरर्स, ठीक है। जब वो इंसिडेंट रे किसी पे पड़ा और हम मिरर को उस समय घुमा दिए थीटा एंगल से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा। वो आपस में ऐसा करता है कि दोनों I = R हो जाए। अब तुम घुमाओगे तो I बदल जाएगा ना जी। नेक्स्ट, तो ये क्या था? 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल अगर रहा तो नंबर ऑफ इमेज कल दिखा देंगे। नेक्स्ट, कूलॉम्स लॉ।
कूलॉम्स लॉ आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी में अब, ठीक है, मोर देन एनफ है, लाइट से इतना फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा अब, ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो दो चार्ज के बीच में, रेस्ट एट रेस्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बीच, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। K Q1 Q2/r²। नेक्स्ट, तो फोर्स पावर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट है, r² का नेगेटिव है, अरे इन्वर्स है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट आएंगे तो K आएगा, तो फोर्स बराबर K Q1 Q2/r²। नेक्स्ट, हाँ GM1 M2/r², सब डिटो वैसे ही मैच करेगा, मास जो है इक्विवेलेंट रहेगा वहाँ चार्ज के, और वहाँ G के इक्विवेलेंट K है, 9 × 10⁹ नेक्स्ट, तो यहाँ पे K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वहाँ बताइए क्या था यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, अरे कूलम स्क्वायर होगा, मिस्टेक है, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, बाय मिस्टेक छूट गया है, ठीक है ना, ये स्क्वायर कर लीजिएगा, दो चार्ज है ना, तो दोनों चार्ज का कूलम स्क्वायर होगा। वहाँ G का वैल्यू क्या था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, खाली यहाँ मास के जगह पे Q है, बाकी तो सेम ही है फॉर्मूला, अब वैल्यू खाली अलग अलग है। तो देखिए अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मीडियम का हो रहा है, अगर एयर नहीं एयर रहता तो ये टर्म हट जाता 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है, लेकिन कोई मीडियम दे रहा है एयर के अलावा, एयर है तो ε0 खाली रहेगा, लेकिन एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन मीडियम का फॉर्मूला होता है ε0 × εr। आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये क्या है परमिटिविटी है, तो 1/4πε0 × εr हो जाएगा, यहाँ मीडियम है इसलिए ε0 को εr से गुना किया, ठीक है ना, मीडियम का पूछ रहा है, एयर का नहीं है ये। तो वैल्यू डालिए, 4 पाई का वैल्यू होता है 3.14, एप्सिलॉन का वैल्यू याद रखिएगा 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में जरूरी है। 9 × 10⁻9 किसका है, K का, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर किसका वैल्यू है, पूरा K का, लेकिन K को एक्चुअली K कितना के बराबर होता है 1/4πε0, आया कैसे वो बता रहे हैं। तो जब हम वो लेंगे ε0 लेंगे, माने मीडियम ना लेकर के एयर लेंगे, एयर का वैल्यू है ये, तो 8.85 × 10⁻12 होता है ε0 का वैल्यू, तो ε0 का वैल्यू याद रखिए, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये एयर का है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², लेकिन अगर ε0 की जगह पर ये कोई मीडियम है तो ε0 से εr भी गुना रहता है, ये तो ε0 का सॉल्व करके इतना आता है, εr भी नीचे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में, ठीक है ना, जितना वर्क लगता है वही कहलाता है वोल्ट। मतलब मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको हम यहाँ से लेके आते हुए यहाँ पे ला रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको कोई पॉजिटिव, यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ से हमको यूनिट चार्ज माने 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में जितना हमको वर्क लगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल उसका। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी था ना, यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। जैसे ये इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाए, इसमें जितना काम किए वो पोटेंशियल हुआ, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गए जिसमें जितना काम किए वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये भी स्केलर होगा, वोल्ट इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। तो वोल्टेज क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज, समझ गए। तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, W/Q, समझ गए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, या फिर चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट बोल दिए तो टाइम ऑटोमेटिक आ गया, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है उधर ही, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन से अपोजिट। अगर मेटल को देख रहे हैं तो मेटल में चार्ज कैसे आता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से,
तो इलेक्ट्रॉन्स जिधर फ्लो करेगा उसके अपोजिट साइड में चार्ज का डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट टाइम है, वहाँ पे वर्क पर यूनिट वोल्टेज था, अरे पर यूनिट चार्ज था, V बराबर W/Q था, क्योंकि हम चार्ज को लेके जा रहे थे। तो इसका कूलाम पर सेकंड भी बोलते हैं इसको, एम्पियर को कूलाम पर सेकंड, Q/T। रजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टेंस बोले तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें कंडक्टर जो है करंट के फ्लो को अपोज करे, करंट के फ्लो को ये अपोज करेगा, उससे पास करेगा। तो ऐसा यूनिट क्या होता है रजिस्टेंस का? ओम। ओमेगा से डिनोट करते हैं इसको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, क्योंकि R = ρL/A फॉर्मूला पढ़े हैं, R = ρL/A। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, एरिया के इनवर्सली है ना, तो दोनों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो रो रजिस्टिविटी कांस्टेंट आएगा, जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। हर एक मटेरियल का रजिस्टिविटी से अलग अलग होता है। नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? अगर हम फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखते हैं तो जो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के। तो I = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कांस्टेंट रहेंगे तो R, V = IR। एक्चुअली जब ये बनाया था तो उस केस में बताया था कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पे 1/R कांस्टेंट आता था। तो हाँ 1/R कांस्टेंट आता था तो V = IR आता था। तो इसको घुमा के कर दिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कांस्टेंट हटाया तो V बराबर IR। ये ज़्यादा आसान है रटना। जब ई बताया था ओम साहब तो ऐसे उल्टा बताया था कि करंट पोटेंशियल का डायरेक्टली है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, कांस्टेंट हटाएंगे तो I = 1/RV। I = 1/RV आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और कांस्टेंट हटा तो IR, तो V = IR। समझ में आ रहा बात? R क्या है? कांस्टेंट है जो उसका रेजिस्टेंस है ना, ओम से डिनोट करते हैं इसका यूनिट को। तो V बराबर IR, तो याद रखिएगा। एमीटर क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट नापता है, ठीक है। और सीरीज में अगर है तो करंट सेम ही आएगा। सीरीज में कोई कनेक्टेड है, मान लीजिए यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, सब में करंट सेम जाएगा। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो बता दीजिए सीरीज में वोल्टेज जुड़ते जाएगा सारा, V1 + V2 + V3, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, करंट जुड़ते जाएगा। वो रेजिस्टेंस में होता है 1/1। तो वोल्टमीटर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए जो डिवाइस है, ठीक। तो ये पैरेलल में लगा रहता है हमेशा, और ये एमीटर सीरीज में लगा रहता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो सीरीज में करंट सेम होगा तो इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसको। अब वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, वोल्टेज सेम होता है, इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होगा। आइडियल बोले तो कुछ रोक ही नहीं रहा है, जाने दो बेटा। तो इन्फिनाइट रेजिस्ट, अरे पूरा रोक ले रहा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होगा, पूरा रोक ले रहा हूँ। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ऐसा रीजन जिसमें मैग्नेट का इफेक्ट हमको फील हो। यहाँ पे मैग्नेट रखे हैं हम कि कहाँ तक इसका रीजन में फील्ड हो रहा है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, उसका इफेक्ट फील हो रहा है। एक चीज़ और, अपना मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? पोल्स पे। किनारा में मैग्नेट का स्ट्रेंथ कम होता है, अरे ज़्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम होता है किनारा में, और सेंटर में सबसे कम 0 होता है। सेंटर में मैग्नेट का स्ट्रेंथ 0 होता है। और ये निकलता कहाँ से है? नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है, ये साउथ है। लेकिन अंदर में कैसे जाता है? अंदर में उल्टा जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है। तो इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से निकलेगा साउथ जाएगा, मतलब पूरा सर्किल बनाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कितना क्वेश्चन बना? पोल पे मैक्सिमम, सेंटर में 0 मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद आपका ये नॉर्थ से निकलता है, साउथ की ओर जाता है आउटसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? क्लोज कर्व होता है। क्या होता है ये? क्लोज कर्व होता है। क्या है जी? आपका सामान ले लो। हाँ वो मेरा भी है उसमें सबक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा? क्लोज कर्व होगा। अभी जो बनाया ना वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स था। बैक कीजिए, ये जो बना ना ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है,
मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है, साउथ से नॉर्थ अंदर में जाता है। पोल पे आपका स्ट्रेंथ मैक्सिमम, सेंटर में स्ट्रेंथ 0। नेक्स्ट, तो यही है क्लोज कर्व है। आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ जाएगा? नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जहाँ पे क्राउडेड होगा इसका मतलब वहाँ फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एकदम क्लोजली स्पेस अगर जा रहा है मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है। देखिए नज़दीक में, बैक कीजिए, नज़दीक में देखिए कितना क्लोज है गैप। धीरे धीरे दूर जाने पे गैप बढ़ रहा है कि नहीं? ये गैप, ये गैप। नज़दीक में गैप देखिए कम है कि नहीं? तो नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, दूरी में मैग्नेटिक फील्ड कमते जा रहा है, ठीक है। बैक कर दीजिए ना तो लोगों को लगेगा अचानक से बढ़ गया। तो देखिए अब एक और फैक्ट समझ लीजिए। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो समझ गए। फैक्ट क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर अगर सारा मैग्नेटिज्म लूज कर जाएगा अगर हम करंट नहीं देंगे तो सॉफ्ट आयरन कोर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट करके बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है। कौन बताए थे? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, OERSTED, जो बोल लो आप लोग, ठीक है। तो ओर्स्टेड साहब बताए थे कि हमको इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम करंट को बंद कर देंगे तो मैग्नेटिज्म पूरा लूज हो जाएगा। ये कौन बोला? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर बोला नहीं, सॉफ्ट आयरन कोर का हो जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर का सारा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है अगर हम उसको करंट नहीं देंगे तो, क्योंकि वो करंट से ही इंड्यूस होता है मैग्नेटिज्म उसमें। तो स्टील में ऐसा नहीं है, आप स्विच ऑफ भी कर लीजिएगा तभी भी ये कुछ ना कुछ रखेगा। इसलिए हम कभी भी परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? स्टील से। और टेम्प्रोरी मैग्नेट बनाते हैं तो सॉफ्ट आयरन कोर से। बहुत एग्जाम में आता है, टेम्प्रोरी मैग्नेट सॉफ्ट आयरन कोर से और परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें करंट हटा भी दिए फिर भी ये अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करा। नेक्स्ट, ये ऐसा रहता है, देखिए सॉफ्ट आयरन कोर सोलेनॉइड जैसा। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्टर, इंसुलेटर, जो चिल्लर टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आता है। AC, DC, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, डायनेमो, मोटर, फ्यूज, है ना, ये सब से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट अभी आपको क्या बताए थे कि जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, लेकिन जिधर निगेटिव चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट जाएगा करंट। करंट को आई से नोट करते हैं, इतना तो पता है ना। तो चार्ज का जो फ्लो होता है पॉजिटिव साइड सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव साइड में डायरेक्शन पलट जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल में तो इलेक्ट्रॉन से करंट आता है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा उसके अपोजिट साइड उसका करंट का डायरेक्शन रहेगा। नेक्स्ट, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? चालक। तो कोई मैटर है, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन है फिक्स है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव हो रहा है, ठीक। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है। समझ में आया बात? इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, प्रोटॉन भी फिक्स है, लेकिन कंडक्टर में क्या होता है? प्रोटॉन फिक्स रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। प्रोटॉन फिक्स रहता है कंडक्टर में, कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो उसमें प्रोटॉन फिक्स है, लेकिन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव होते रहता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से इसमें चार्ज आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा, तो कंडक्टर है, इसलिए नाम पड़ा है कंडक्टर, ठीक है ना। तो कंडक्टर क्या करेगा? जितना भी मेटल्स है, वायर्स है ना, एल्युमिनियम, आयरन जो भी है, और ये इंसुलेटर में कौन है? इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों फिक्स रहेगा, मूव नहीं होगा। प्लास्टिक, वुड, है ना, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका होता है क्योंकि कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा। नेक्स्ट, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, चांदी, पूरे अथी में। अब आ जाइए, बैक कीजिए वोल्टेज। अच्छा ये नहीं है, हम बैक, ये देखिए वोल्टेज को समझने के लिए समझिए। वोल्टेज का जो है ना नल जैसा और पानी जैसा है रिलेशन। वॉल्व है ये घुमाइएगा तो करंट आएगा। वोल्टेज, ये अगर हम वोल्टेज यहाँ बंद कर दिए तो करंट नहीं आएगा, ठीक है ना। कैसा है? बैटरी में कैसा रहता? सर्किट है, वोल्टेज यहाँ दिए तो करंट जाएगा, नहीं दिए तो नहीं जाएगा, रहता ना। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ
तो जो करंट है वो दो प्रकार का होता है, एसी करंट और डीसी करंट, ठीक है ना। तो जो एसी करंट होता है उसमें जो है यहाँ जो ग्राफ बना हुआ है, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तक क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज जीरो आया, फिर एकदम कमा, फिर बढ़ा, फिर जीरो आया। तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ घट रहा है, इसीलिए किसी को एसी करंट का झटका मारता है ना तो फेंक देता है आदमी, क्योंकि अचानक से जीरो भी होता है, वो जीरो भी हो रहा है ना बीच में। तो एसी का जब झटका मारेगा किसी को तो करंट लगेगा, फिर अचानक से जब वो पोलैरिटी चेंज करने जाएगा तो जीरो भी होगा यहाँ, फिर जीरो होगा, तो उस समय छोड़ देगा तो फेंका जाएगा आदमी, तो मरेगा नहीं, बच सकता है। तो लेकिन डीसी करंट जो होता है उसका जो वोल्टेज है एकदम स्थिर रहेगा, फिक्स, इतना पैरेलल जाएगा। डीसी करंट किसी को मार दिया तो फिर बचने का चांस नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा डेंजरस होता है। तो डीसी करंट का वोल्टेज फिक्स है, वो मतलब जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देते हैं 1 हर्ट्ज चाहे 50 हर्ट्ज, जो भी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, मतलब जीरो भी हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर करंट का जो है वो नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है वोल्टेज, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट और वो दोनों हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट खाली हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट पीसीबी और रेक्टिफायर, देखिए क्या करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। पीसीबी क्या होता है, पंजाब क्रिकेट बोर्ड बोर्ड है उसमें, मतलब कनेक्शन पूरा रहता है उसमें कि हाँ, सबका क्या बोलते हैं, पीसीबी जो है एसी से डीसी में कब बदलता है, ठीक है। मतलब इसमें पूरा सर्किट उर्किट ऐसा रहता है, ठीक है ना। वो सर्किट जो है पूरा, जैसे आप ना देखे होंगे, जहाँ पे कोई चीज़ ख़राब हुआ तो खाली वो पार्ट ख़राब हो जाएगा। एमसीबी जानते हैं, एमसीबी क्या होता है, ये आपने लाइट सर्किट बोर्ड है ना सर, घर में हाँ हाँ, मैग्नेटिक सर्किट बोर्ड। तो उसमें क्या रहता है, जो पार्ट ख़राब हुआ वो पार्ट ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा, उसमें लाल हो जाएगा, काम दिखाएगा, इंडिकेट करेगा वो, है ना, एमसीबी। तो उसी तरह से पीसीबी रहता है, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी से डीसी में करता है ना। तो ये डीसी सर्किट में कनेक्ट होकर के एसी करंट इसको देगा। इन्वर्टर जानते हैं, इन्वर्टर। तो ये क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये क्या करता है, सर्किट को एक सपोर्ट के लिए है, सारा सर्किट एक जगह रहेगा, एक बोर्ड है जो सपोर्ट करके रखता है। सॉकेट वॉकेट में जल उल गया तो फिर बाकी न जल जाए, है ना, तो ये बचा के रखता है। तो रेक्टिफायर इसमें लगा रहता है, देखो यहाँ लगा हुआ है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर है, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में देखो इसमें कितना कॉइल्स है, 1 2 3 4 5। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, बताइए। स्टेप अप है। ये सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है, ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है, एनपी और एनएस, ठीक है। अगर सेकेंडरी वाला टर्न ज़्यादा होगा तो वोल्टेज बढ़ा देगा, ये देखो बढ़ा दिया वोल्टेज।